हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीके स्टडी में स्वागत है। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोग के लिए फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइस, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द एयर इज, यानी कि इसमें आप लोग को बताना है कि हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि 331 मीटर पर सेकेंड जो होता है वो नॉर्मल साउंड की वेलोसिटी होती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज, यानी कि इसमें आप लोग को बताना है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। ठीक है, ये आप लोग को केल्विन में बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि 310 केल्विन जो होता है वो मनुष्य का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। ठीक है, और अगर इस वैल्यू को आप एक्यूरेटली कैलकुलेट करोगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 310.15 केल्विन। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फ्लोइंग इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि मरकरी जो है वो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, और मरकरी को हम लोग हिंदी में पारा कहते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो लाइट होता है वो कौन सा वेव होता है, आप लोग को बताना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि ट्रांसवर्स वेव होता है लाइट। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछता है कि साउंड कौन सा वेव होता है, तो साउंड जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, एन ऑब्जेक्ट बेट्स द मैक्सिमम इन, यानी कि इसमें आपसे पूछा गया कि किसी भी वस्तु का सबसे ज़्यादा भार कहाँ पे होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, वैक्यूम, यानी कि निर्वात में वस्तु का सबसे ज़्यादा भार होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, द शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इज, यानी कि इसमें आपसे पूछा गया कि लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि फर्मीमीटर जो है वो लंबाई की सबसे छोटी इकाई है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, द कॉइल इन ए हीटर इज मेड, यानी कि इसमें आपसे पूछा गया है कि एक हीटर में जो तार लगा होता है वो किस चीज़ का बना होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि नाइक्रोम, हीटर में जो तार लगा होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ पॉजिट्रॉन, यानी कि इसमें आप लोग को बताना है कि पॉजिट्रॉन का आविष्कारक कौन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि एंडरसन जो है वो पॉजिट्रॉन का आविष्कार किए थे। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, क्यूरी इज द यूनिट ऑफ, क्यूरी किसकी इकाई है, ये आप लोग को बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि रेडियो एक्टिविटी का इकाई क्यूरी होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय, यानी कि इसमें आप लोग को बताना है कि सापेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि हाइग्रोमीटर के द्वारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर किया जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, द एसआई यूनिट ऑफ मैकेनिकल पावर इज, यांत्रिक शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है, आप लोग को बताना। तो जो पावर का यूनिट होता है वो भी मैकेनिकल पावर का भी यूनिट होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि वाट जो होता है वो मैकेनिकल पावर का एसआई यूनिट होता है। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर इज, वैक्यूम या हवा में प्रकाश की गति कितनी होती है, आप लोग को बताना है।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो होता है वो वैक्यूम या हवा में प्रकाश की गति होती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, वेटिंग 1 किलोग्राम इज द वेट। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितने के बराबर होता है आप लोग को बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि 9.8 न्यूटन जो होता है वो 1 किलोग्राम के बराबर होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, कॉमनली हीट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इन फ़ारेनहाइट। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है फ़ारेनहाइट में, आप लोग को बताना है। तो पीछे हमने पढ़ा था केल्विन में सामान्य तापमान होता है मनुष्य का 310 केल्विन पे। अब फ़ारेनहाइट में बताना है कि कितना होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि 98.6 फ़ारेनहाइट होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, यानी कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था ये आप लोग को बताना है। तो ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताएं कि इसका क्या होगा, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, द मेजर ऑफ इंडक्टेंस, यानी कि आप लोग को बताना है कि इंडक्टेंस को क्या चीज़ से मापा जाता है आप लोग को बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि हेनरी के द्वारा इंडक्टेंस को मापा जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, विच एलिमेंट इज फाउंड इन द हायर अमाउंट इन द यूनिवर्स। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है आप लोग को बताना। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग है, इसलिए इसका आंसर सोच के देना है, क्योंकि इसमें एटमॉस्फेयर नहीं लिखा है। तो एटमॉस्फेयर के हिसाब से नहीं देना। इसमें यूनिवर्स का अलग हो जाता है, एटमॉस्फेयर का अलग हो जाता है, अर्थ सरफेस का अलग हो जाता है, अर्थ के क्रस्ट का अलग हो जाता है और अर्थ के कोर का अलग हो जाता है। ये हाइड्रोजन तब होता है जब आपसे सूर्य पूछा जाता है कि सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व या एलिमेंट कौन सा होता है, तो हाइड्रोजन लिखते। पर यूनिवर्स में पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑक्सीजन आपको याद रखना। तो चलिए गाइस बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, यानी कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था ये आप लोग को बताना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि आइंस्टाइन के द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, हु डिस्कवर द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ फ्लोटिंग, यानी कि तैरने के सिद्धांत की खोज किसने की थी आप लोग को बताना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि आर्किमिडीज के द्वारा तैरने का सिद्धांत को खोजा गया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस इज, यानी कि इसमें आप लोग को बताना है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि मीथेन जो है वो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु के भार में क्या परिवर्तन आता है। What is the change in the weight of an object on the surface of the moon? मतलब इसमें बोला गया है कि अगर आप पृथ्वी से चंद्रमा के सतह पे जाओगे तो आपका जो भार होगा उसमें क्या परिवर्तन आएगा। यानी आप तो पढ़े ही होंगे कि जब भी आप पृथ्वी से चंद्रमा पे जाते हो तो जो आपका वेट होता है वो 1/6 हो जाता है। तो मान लीजिए आपका पृथ्वी पे 48 kg वेट था, तो चंद्रमा पे कितना होगा। तो इसको आप इजीली निकाल सकते हो। 48 × 1/6 जब आप करोगे तो इसका जो आएगा वो 8 kg आ जाएगा। यानी कि आपका वेट पृथ्वी पे 48 था, तो आप चंद्रमा पे आपका वेट हो जाएगा 8 kg, यानी कि आपका वेट डिक्रीज हुआ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि घटता है। जब भी आप पृथ्वी से चंद्रमा की ओर जाओगे तो जो आपका वेट होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, एक कप में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब यह पूरी तरह से पिघल जाती है तो पीने वाले के पानी के स्तर में क्या परिवर्तन होगी। आइस इज फ्लोटिंग ऑन वाटर इन अ सिंगल कप व्हेन इट मेल्ट्स कम्प्लीटली, व्हाट विल बी द चेंज इन द लेवल ऑफ वाटर इन द ड्रिंकर। मतलब इस क्वेश्चन में बोला गया कि एक कप में पानी रखा हुआ है, उसमें एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। अगर वह बर्फ पूरी तरह से पिघल जाए तो वो कप में पानी का लेवल में क्या परिवर्तन आएगा।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि रिमेन अनचेंज, यानी कि कोई चेंजेस नहीं आएगा पानी के लेवल में। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? व्हाट फोर्स इज यूज टू रिमूव क्रीम फ्रॉम मिल्क? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अपकेंद्रण बल, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा दूध से मक्खन को निकाला जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिएगा इस बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हुक्स प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रत्यास्थता से, यानी कि इलास्टिसिटी से संबंधित है हुक्स लॉ। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिएगा इस बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? विच साइंटिस्ट फर्स्ट मेल्टेड टू पीस ऑफ आइस बाय रबिंग देम टुगेदर? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि डेवी पहले वैज्ञानिक थे जो बर्फ के टुकड़ों को घिसकर पिघला दिए थे। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिएगा इस बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक में क्या परिवर्तन आता है? हाउ डज इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन आइस चेंज इट्स मेल्टिंग पॉइंट? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि घटता है। जब भी आप बर्फ़ पे दाब बढ़ाओगे तो जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिएगा इस बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर इन केल्विन कितना होता है। तो केल्विन में 310 डिग्री होता है, और फ़ारेनहाइट में भी मैंने बताया था। तो फ़ारेनहाइट में होता है 98.6। तो ये दोनों भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिएगा इस बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे के ताप में क्या परिवर्तन आएगा? इफ़ द डोर ऑफ द रेफ्रिजरेटर केप्ट इन द रूम इज ओपनड, व्हाट विल द चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द रूम? मतलब इसमें बोला गया है कि एक कमरे में एक फ्रिज रखा हुआ है, अगर उसका दरवाज़ा खोल दिया जाए तो जो रूम का टेम्परेचर होता है उसमें क्या चेंजेस आएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि बढ़ता है। रूम का जो टेम्परेचर है वो और इंक्रीज होगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिएगा इस बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ थर्मस फ्लास्क? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि डीवार ने थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिएगा इस बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड कैम्फ्योर ऑन सॉलिड वेपर कॉल्ड? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन हम लोग कहते हैं ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिएगा इस बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, सूर्य की सतह पर कितना ताप होता है? हाउ मच हीट इन देयर ऑन द सरफेस ऑफ द सन? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि 6000 केल्विन होता है सूर्य की सतह पे ताप। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिएगा इस बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। सोलर एनर्जी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? यानी कि इसमें पूछा गया कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र द्वारा बदला जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि सोलर सेल के द्वारा सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिएगा इस बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, ध्वनि तरंगे क्या चीज़ में नहीं चल सकती? साउंड वेव कैन नॉट ट्रेवल इन व्हाट? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, निर्वात में, यानी कि वैक्यूम में ध्वनि नहीं चल सकती। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिएगा इस बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, साधारण बातचीत के लिए ध्वनि की तीव्रता होती है। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड फॉर ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन?
तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि 30 से 40 डेसिबल होता है साधारण बातचीत के लिए ध्वनि की तीव्रता। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि इसमें आप लोग को बताना है कि साउंड का सबसे ज़्यादा स्पीड किस चीज़ में होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि लोहे में साउंड का सबसे ज़्यादा स्पीड होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। व्हाट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब आप लोग को बताना है इसमें कि हीट का सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि सिल्वर जो है वो हीट का सबसे अच्छा कंडक्टर है। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिएगा इस बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है। बोलोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, उष्मीय विकिरण, यानी कि थर्मल रेडिएशन को बोलोमीटर मेजर करता है। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिएगा इस बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा कैसी होगी। हाउ विल बी द एयर इन द रूम बी व्हेन अ टेबल फैन इज रन इन अ क्लोज्ड रूम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि गर्म हो जाएगा। अगर आप किसी टेबल पंखे को बंद रूम में चलाओगे तो जो कमरे का हवा है वो गर्म हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिएगा इस बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि इसमें से आप लोग को बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है जो बेस्ट कंडक्टर है हीट का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि वर्षा का पानी है जो इनमें से सबसे अच्छा सुचालक है। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिएगा इस बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में बदल जाता है क्या कहलाता है। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस टर्न इनटू अ लिक्विड आफ्टर रिसीविंग हीट इज कॉल्ड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि गलनांक। जब भी कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदलता है तो उसको हम लोग गलनांक कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिएगा इस बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रारेड वेव्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि 20 Hz से कम होता है अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिएगा इस बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, वायु में ध्वनि का कितना वेग होता है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, मतलब इसमें आप लोग को बताना है कि हवा में ध्वनि का जो चाल होता है वो कितना होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि 330 मीटर पर सेकेंड होता है हवा में ध्वनि का वेग। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और ये अप्रोक्स में 330 है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिएगा बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, प्रतिध्वनि का कारण है। द रीजन फॉर द रिजोनेंस, मतलब इसमें आपसे पूछा गया है कि मान लीजिए आप किसी खाली रूम में हो और आप आवाज़ करते हो, जो आपका आवाज़ है वो वापस से रिपीट होता है, वो किस कारण से होता है आप लोग को बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि ध्वनि का परिवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कारण जो होता है आपका आवाज़ वापस से रिपीट होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिएगा इस बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिबल वेव्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि 20 Hz से 20,000 Hz तक होता है ऑडिबल रेंज। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिएगा इस बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार इज मोस्टली यूज फॉर, मतलब इसमें आपसे पूछा गया कि सोनार का सबसे ज़्यादा उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि नौ संचालकों द्वारा सोनार का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिएगा इस बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, डॉपलर प्रभाव संबंधित है। डॉपलर इफेक्ट इज रिलेटेड टू।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ध्वनि यानी कि साउंड। डॉपलर इफेक्ट जो है वो साउंड से रिलेटेड है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिएगा इस बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? बाय whom was the wave theory of light proposed? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि हाइजेंस के द्वारा प्रकाश का तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया गया। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिएगा इस बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? हु फर्स्ट डिस्कवर द स्पीड ऑफ लाइट? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि रोवर ने सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट किया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? तो स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिएगा इस बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, निर्वात में, यानी कि वैक्यूम में लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिएगा इस बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50, इंद्रधनुष किसके कारण होता है? व्हाट कॉजेज रेनबोज? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, परावर्तन एवं अपवर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के कारण इंद्रधनुष बनता है। तो आप लोग याद रखिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।